Hello students, welcome once again to the world of physics and in the very new session of this chapter number 2 electric potential and capacitance. इस लेक्चर से पहले तक अपनों ने पोटेंशियल वाले पार्ट को कवर किया है, पोटेंशियल डिफरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। अब अपन इसमें चल रहे हैं इस चैप्टर के सेकंड हाफ में, मीन्स सेकंड चैप्टर के सेकंड हाफ में जा रहे हैं और इसके अंदर हमें डील करना है कैपेसिटर। नाम के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये है ना। तो अब जो है कैपेसिटर मेन हेडिंग, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस मेन हेडिंग से पहले अपने को कुछ छोटी छोटी हेडिंग वाला एक फेज क्रॉस करना है, लाइक जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पोलराइजेशन डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें सुननी है हमें और समझनी है। तो हम इन सब चीज़ों को इस बेसिक सेशन में कवर करते हैं और फिर देन वी विल मूव ऑन टू द मेजर हेडिंग दैट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। बट ये जो हेडिंग है जो अपने आज कवर करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर कॉन्सेप्ट एंड एज पर बोर्ड। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से, लाइक द हेडिंग इज हियर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। और आई थिंक हमें बेसिक आइडिया है, छोटी सी क्लासेस में हमें सिखा दिया जाता है कि कंडक्टर माने जो कंडक्ट करे वो कंडक्टर, जो कंडक्ट ना करे वो इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर ये शायद पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तो इसके नाम में है सेमी कंडक्टर, जो आधा कंडक्ट करता है आधा नहीं करता, मतलब ये इनके बीच का कि समवट कंडक्टर समवट इंसुलेटर, कुछ क्लियर। अब कंडक्टर की डेफिनेशन और अच्छी हम कर सकते हैं। 11th के बिहाफ पे हमने 11th और 10th इनके बिहाफ पे हमने और अच्छी करी थी। बेसिकली 10th कि हमने वहाँ पे चार्जेस वाला चैप्टर पढ़ा था, है ना, इलेक्ट्रिकल करंट ये पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कंप्लीट नेम, है ना। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि करंट का जो रीज़न है दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। तो कंडक्टर को हम ये कह सकते हैं कंडक्टर कंडक्ट क्यों करता है, कंडक्टर की एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं दैट कंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इंसुलेटर को हम ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर इज अ सब्सटेंस दैट डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। उसके बारे में एक बारी बात नहीं करते अपने, क्लियर। अब एक्चुअली में कंडक्टर कंडक्ट क्यों करता है और इंसुलेटर कंडक्ट क्यों नहीं करता, इन सब को अगर अपने को देखना है तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का। उससे हमें पता चलेगा कि कंडक्टर एक्चुअली में कंडक्ट कैसे करता है। आपको ये पता है कि करंट कैरी करने के लिए चार्जेस चाहिए, यू नो वेरी वेल, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर उसकी डेफिनेशन पे भी जाएं तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं तो उसे कहेंगे करंट, है ना। लाइक अगर ये वायर का पीस है, इसके साथ मैंने अगर एक बैटरी लगा दी, एक की लगा दी, तो अपने क्या देखते थे इसके अंदर, चार्जेस प्लस चार्ज की डायरेक्शन दिखाते थे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यही पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती थी करंट की। इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये डायग्राम हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल डायरेक्शन में से उल्टी भी होती थी। ओके, अब ये सब कुछ हमें पता है, चार्जेस चाहिए तो मतलब इसके अंदर कहीं चार्जेस होने ही चाहिए और इसके अंदर शायद चार्जेस की कमी होगी, वो उसको तो इन बिटवीन अपने कहीं ना कहीं फंसा ही देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने बात करी कॉन्सेप्ट की। द कॉन्सेप्ट इज फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और ये 1 मार्क में डेफिनेशन पूछी जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की, बोर्ड में कभी कभी। फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, इसको तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं। लो जी, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। हमें ये पता है कि हमारे आसपास जो भी मैटर है, जो भी चीज़ है वो मैटर है ना, ऐसा कहें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर भी सबसे छोटी चीज़ क्या आएगी, एटम ही आएगी। और एटम के अंदर अगर अपन देखें तो व्हाट्स इनसाइड एन एटम, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस एंड some bodies are going round and round around the nucleus. कौन है ये bodies? These are electrons, गोल गोल घूम रहे हैं। अगर मान लो 3 शेल बनाई तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पक्की बात है, केमिस्ट्री यही कहती है ना। There must be 8 electrons, otherwise third shell
एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। तो थोड़ी केमिस्ट्री को भी करेक्ट करते हुए अपने केमिकली करेक्ट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ओके। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाया जा सकता है शेल से, है ना। हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जा रहे हैं तो फ्री करने वाली चीज सोचते हैं कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करा सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल वाले को बहुत इजीली करा सकते हैं, है ना। इसको फ्री करवाया जा सकता है, बट एवं फ्री में नहीं फ्री कराया जा सकता, उसके लिए कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है अपने को। दैट कॉस्ट इज, कुछ पैसे देने पड़ेंगे इसको। नहीं, इनकी दुनिया में पैसे वैसे नहीं चलते, इनकी दुनिया में चलती है तो एनर्जी। What is this IE? आयनाइजेशन एनर्जी, और यू कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी। पढ़ा अपन ने, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए लगती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो अब इसके अंदर कुछ एनर्जी देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम फ्री, इट विल बिकम फ्री। बट जो कंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनके अंदर जो ये वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है, लिसन टू मी केयरफुली, ये वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड होता है। इतना लूजली बाउंड होता है कि थोड़ी सी ही एनर्जी, मतलब इसको आयनाइजेशन एनर्जी तो चाहिए बट बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी ही एनर्जी मिली और ये निकल करके बाहर आ जाएगा, निकल करके बिल्कुल बाहर आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि एक बच्चा जिसको बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है, वो पढ़े जा रहा है, अब उसको वहाँ से उठाने के लिए बस थोड़ा सा ही हिंट चाहिए। उसको किसी ने हल्का सा बुला लिया कि आजा 2 मिनट बाहर तक चल के आते, देख के आते, फटाफट सारा सामान छोड़ के चला जाएगा, है ना। हम किसी और काम में कर रहे हैं, किसी और काम को कर रहे हैं जो हमें करने का बिल्कुल मन नहीं है। अचानक से हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आए कि कोई और काम करना है, कोई ऐसा भी हो जो हमें नॉर्मली पसंद नहीं है बट थोड़ा सा ठीक है इस वाले काम से, तो हम फटाफट उससे मूव कर देंगे। वही हाल है इस इलेक्ट्रॉन का। इस इलेक्ट्रॉन पे, इस न्यूक्लियस का कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। सो बिकॉज क्योंकि इन पे कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, तो इट मीन्स इनको फ्री करने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी ही अमाउंट में आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, है ना। तो अब क्या होगा कि थर्मल एजिटेशन की वजह से, मतलब मोलिकुलर मोशन हो रहा है अंदर, उसकी वजह से, या रूम टेम्परेचर पे अगर कोई वायर रखी है तो भी उसको इतनी हीट, इतनी एनर्जी मिल जाती है सफिशिएंटली कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपना जो वैलेंस शेल है, अपना ओरिजिनल जो शेल है उसको छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। क्लियर। तो ये उसमें से क्लासरूम से निकल करके बाहर आ गए। ओके, अब क्या हुआ, तो कंडक्टर्स के अंदर इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल कर आ जाते हैं अपनी शेल में से, इन इलेक्ट्रॉन्स को कह दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं। फ्री कहां से हुए, जो ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड थे वहां से फ्री हुए, इसलिए इनका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और बट ये ध्यान देने वाली बात है कि ये न्यूक्लियस से तो बाहर, न्यूक्लियस के बाउंड से तो बाहर आ गए, बट ये ऐसा नहीं है कि उस मटेरियल से बाहर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो मार्कर है यही अगर एक वायर का पीस हो तो ऐसा नहीं है, लाइक अगर ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपने ऑब्वियसली, तो यहाँ पे इसके एटम में से तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए होंगे, बट वो इस मार्कर से निकल करके बाहर आएंगे। अगर कॉपर का, एल्यूमिनियम का किसी का मार्कर है तो उससे बाहर आएंगे नहीं, उससे बाहर नहीं आएंगे ये। तो समझना आपको कि लाइक अगर ये क्लासरूम है तो बच्चे क्लासरूम से तो बाहर आ सकते हैं बट स्कूल से बाहर नहीं जा सकते। समझ में आई बात। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। अभी कंडक्शन के अंदर इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। कैसे है, समझो कि अगर एक वायर है, वही कॉपर की वायर ले लेते हैं अपन, अब इतनी बड़ी वायर बनाते हैं अपने ताकि अपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को दिखा सकें कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो कि जब भी अपने कंडक्शन दिखाएंगे ना, तो हमें बाकी और किसी से लेना देना नहीं है कि इसके अंदर न्यूक्लियस है नहीं है, प्रोटॉन है नहीं है, न्यूट्रॉन है या नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं अपने। और ये भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर ओनली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का भी कोई लेना देना नहीं है अपने को, ठीक है। कोई भी बिल्कुल भी लेना देना नहीं है अपने को इनसे। लाइक अगर अपने इसके साथ एक बैटरी लगाते हैं और अपने चेक करने के लिए बल्ब भी लगा सकते हैं, छोटी क्लास का एक्सपेरिमेंट, कि भाई कंडक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर ये किसी एल्यूमिनियम कॉपर की वायर है ना, फिक्स कर लेते हैं, मान लो सपोज एल्यूमिनियम की वायर है, तो क्या इसमें से कंडक्ट होगा, बिल्कुल होगा, है ना। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, यहाँ से करंट जाएगा 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 और करंट इसके अंदर कंडक्ट होगा। करंट कंडक्ट होने का मतलब क्या होता है कि चार्जेस को फ्लो करवाना है। क्या आप चार्जेस को फ्लो करवा पाए, बिल्कुल हाँ आप फ्लो करा पाए। और यहाँ पे एक और बात आपको पता चलेगी, या पहले से पता है तो रिकॉल हो जाएगी, कि करंट के डायरेक्शन इज एक्चुअली नॉट सो गुड। करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। एक्चुअली में हमारे पास जो चार्जेस है चलने वाले, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो
तो ये कहाँ से भागेंगे, ये देखो ये एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, लो पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, माने ये पॉजिटिवली चार्ज है या हाई पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से तो दूर ही भागेगा ना, क्योंकि तो खुद तो नेगेटिव है, और किसकी तरफ भाग करके आएगा, पॉजिटिव की तरफ भाग के आएगा। इट मीन्स ये इधर चलता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट रहेगी करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन से, जबकि करंट बना ही इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड, ओके, और व्हाट इज द रियल डायरेक्शन, एक्चुअली में जो डायरेक्शन है करंट की, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड, बिकॉज एक्चुअल कैरियर्स कौन है, दे आर द चार्जेस, एंड व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिव वाला तो कभी भी जिंदगी में पॉजिटिव से दूर तो जाएगा नहीं, और अगर चलो पॉजिटिव से दूर नहीं जाएगा, एक बात, नेगेटिव के पास तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। सो ये हो गया कंडक्टर के इनसाइड, बिहाइंड द सीन्स कह सकते हो, इनसाइड पिक्चर होगी कि कंडक्टर कंडक्ट क्यों करता है, वो कंडक्ट करता है सिर्फ, है ना, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर पाता, यही है जो मतलब शान से कंडक्ट हो रहा है कि भाई मैं तो कंडक्ट होता हूँ, तो ये कंडक्ट किसके बिहाफ पे कर पा रहा है, तो ये सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्ट कर पा रहा है। अगर किसी दिन इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाली शक्तियां छीन ली भगवान ने, तो क्या होगा, ये कंडक्टर नहीं रहेगा, ये कंडक्टर इंसुलेटर बन जाएगा। ओके, तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्योंकि कंडक्शन में भी काम आते हैं, या कंडक्शन इन्हीं की वजह से ही तो होता है, इसलिए इनका एक और नाम बन जाता है दैट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है कि वाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ अ कंडक्टर, हेंस दे आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। वाई दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर। अब आगे चलें, इंसुलेटर की बात कर लेते हैं, कि वो कहेगा भाई मेरी भी तो हेडिंग लगा रखी है, कंडक्टर कर ही जा रहे हो। तो इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये टाइटली बाउंड होंगे, बस उल्टा हो जाएगा काम सारा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये टाइटली बाउंड होंगे, इट मीन्स इनको फ्री करना उतना आसान नहीं जितना आसान कंडक्टर में था, तो इनको फ्री नहीं कर पाएंगे अपने, तो अगर अपने जब उनको कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, है ना, जब कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज बाउंड है, तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस नहीं मिलेंगे इसके अंदर, और अगर नहीं मिलेंगे इट मीन्स जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मैंने आपको कहा था ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह रहा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको भी ये याद रखना है कि कंडक्ट कराने के लिए चार्जेस चाहिए, और अब आप थोड़े अच्छे से समझ चुके हो तो आप एक हो कि कंडक्ट करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर के पास भी हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास भी हैं, बट द थिंग दैट डिफरेंशिएट इज कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, बट इंसुलेटर के पास सब इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। इंसुलेटर डजंट लैक इन इलेक्ट्रॉन्स बट इट लैक इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। ओके, और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इन केस अगर आपने ये बैटरी नहीं लगा रखी या इस की को ऑफ कर रखा है, आपने बल्ब जलाना भूल गए थे, अगर इसमें से करंट जाएगा तो बल्ब भी जलेगा, ठीक है, कई बार खुद का बल्ब थोड़ा लेट जलता है। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे कि एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इन केस आपने बैटरी नहीं लगा रखी या लगा के भी नहीं लगा रखी, अगर आपने की बंद कर रखी हो, तो ये सारा कुछ जो है मतलब कुछ भी नहीं जाएगा, ये करंट इसको इरेज नहीं करता एक बारी में, आप समझ गए होगे, है ना। उस केस में भी जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मैं डॉट से बना देता हूँ, आप समझ जाना, दीज डॉट्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें रहेंगे ही और मोशन भी करते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटरी लगने पे ही मोशन करते हैं, बट हाँ यू मस्ट नो कि इनका मोशन कैसा होता है, कुछ रैंडम, मतलब अपनी मर्जी से मोशन करते रहते हैं, जहां इनका मन आएगा, कोई इधर जा रहा है, 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 तो मोशन तो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर फ्लो ऑफ चार्जेस तो हो गया, और आपने कहा है कि वेयर देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। तो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, नेट टोटल मोशन नहीं कर रहे होते। तो
इसलिए अगर नेट टोटल मोशन देखें तो वो इनका जीरो ही रहेगा, और नेट मोशन अगर जीरो है तो नेट फ्लो जीरो है, इट मीन्स नेट करंट भी जीरो है। इस पे अपने थोड़ा और आगे चलेंगे जब वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे हम इनकी वेलोसिटीज की बात भी करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी वेलोसिटी से मूव करते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। नाउ वी आर डन विद कंडक्टर, नाउ वी आर डन विद इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। इस पे भी हमारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर इसी पे ही है, बट इसका कुछ एक बेसिक सा हम पढ़ लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर माने इसके अंदर जो हाल है ना, अब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 0 केल्विन पे ये ओके नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं इसको इस तरह से लिख देता हूं, 0 केल्विन पे इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। इट मीन्स इट बिहेव्स एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन। सेमीकंडक्टर इज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ये जो सेमीकंडक्टर है इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर, कुछ धीरे 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 धीरे, डायरेक्टली नहीं। इसलिए इनका जो ग्राफ आता है ना, I वर्सेस V या V वर्सेस I, लाइक कंडक्टर का कैसे आता है, V वर्सेस I ग्राफ बनाओगे तो ऐसा आता है, बिल्कुल सीधा, है ना। इनका इस तरह का नहीं आता, इनका कुछ इस तरह का आता है, पहले नहीं होता फिर धीरे 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 कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये सारे ग्राफ हम बनाएंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर, क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में है। अलग अलग तरीके से बैटरी लगा कर देखेंगे, जैसे ये लगाई ना, कभी सीधी लगाई कभी उल्टी लगाई, सीधे लगाए तो कैसे बिहेवियर, उल्टा लगाए तो कैसे बिहेवियर। और बहुत अच्छा चैप्टर है प्रैक्टिकली, सोलर सेल पढ़ेंगे अपने, LED पढ़ेंगे अपने, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अपने इसके अंदर। बट फिलहाल आपको जो जानना जरूरी है ये कि जो सेमीकंडक्टर है ये 0 केल्विन पे कैसा है, इंसुलेटर जैसा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू सम एनर्जी एक्वायर्ड, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, ओके। और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकल कर बाहर आते हैं, ध्यान से सुनना इसको, शायद आपको समझ आए या नहीं आए, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ से, जिस जगह से वो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आया है, तो वो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी कंडक्ट करने में हेल्प करती है। उसे हम बोलते हैं होल, HOLE होल, छेद हिंदी में ना। तो वो होल भी कंडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये अपने सारा पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बारी बारी ये बता रहा हूँ कि पढ़ाना है मुझे अलग चैप्टर में, फिर भी इस चैप्टर हमने टाइम ले रहे इसके बारे में बात करके, क्योंकि है ही इतना इंटरेस्टिंग सा पार्ट। तो नाम आया है तो बात के बिना रहा नहीं जाता। तो आपको नेम जस्टिफाई हो गया होगा इसका, सेमीकंडक्टर, कि वाई इट इज सेमीकंडक्टर, बिकॉज ये इंसुलेटर भी है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कंडक्टर भी है, पूरी तरह से कंडक्टर नहीं होता, ओके। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट वर्ड की जो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर को ही कहा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, इंसुलेटर को ही कहते हैं। वो इंसुलेटर्स जो चार्जेस को फ्लो तो नहीं करवा सकते, लिसन टू मी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिए जाए तो चार्जेस का फ्लो तो नहीं होता उसके अंदर, बट उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मीन्स अगर मैं लिखूं द इंसुलेटर्स दैट कंडक्ट्स, देखो क्या बकवास सी बात कही मैंने, द इंसुलेटर्स दैट कंडक्ट्स, समझे, द इंसुलेटर दैट कंडक्ट, सही लिख रहा हूं मैं, हाँ, द इंसुलेटर दैट कंडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। The major line is this, insulator that conducts। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत लिखा हो, बिल्कुल सही लिखा हो, इंसुलेटर जो कंडक्ट कर पाए, बट ऐसा नहीं कि चार्जेस को फ्लो करवा रहे हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा और मेन, थोड़ा डीप में चलते हैं। अभी बहुत मेन टॉपिक आ गया हमारी आज के डिस्कशन का, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर, यहाँ पे मान के क्या चलो, होते ही ये। अब डाइलेक्ट्रिक जो है, दीज आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज पोलर एंड सेकेंड वन इज
अब ये पोलर है तो उसका नाम बनेगा नॉन पोलर, एज यूजुअल ये बनेगा नॉन पोलर। ठीक है जी। पोलर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है वही चीज़ है यहाँ पे, कि जो भी कोई एटम होता है, जो भी कोई मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ चार्जेस होते हैं। अब सेंटर ऑफ चार्जेस क्या होता है, लाइक अगर एक एटम की बात करें, तो वो हमेशा नॉन पोलर रहता है। सेंटर ऑफ चार्जेस का मतलब देखो, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ है, यहीं पे ही है, एक सेंटर जितनी चीज पे ही है, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो यही होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो इनको कंसंट्रेट करना हो कि किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंटेटिव लेना हो अपने को, तो अपने कहाँ लेंगे, तो यहाँ लेंगे। लाइक फॉर एन एग्जांपल हमने ये करा हुआ ना कि अगर एक शेल है जिसपे हमने चार्ज दे रखा है, कोई एक शेल है जिसपे हमने चार्ज दे रखा है, और अब अपने यहाँ से किसी डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो हम क्या मानते हैं, हम इस डायग्राम के अंदर इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, जितना सारा इस पे है वो सारा का सारा एक सेंटर पे पड़ा है। मीन्स ये क्या बन गया, दिस इज द सेंटर ऑफ चार्ज। इन चार्जेस का सेंटर ये इनका रिप्रेजेंटेटिव है। इन सब की जगह बस ये कल्ला चला जाए तो भी काम वही होएगा, अगर ये सारे जाते तो जो होना था। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ चार्ज। तो किसी एक सिंगल एटम के अंदर मोनो एटॉमिक जो भी चीजें हैं उन सब के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर, ठीक है, एक ही जगह पर लाई करेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पर लाई करे, ये देखो कुछ डायपोल जैसा सा बन गया। हमने डायपोल में कहा था कि डायपोल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है, जब भी किसी एटम को देखेंगे तो वो डायपोल जैसा बन जाएगा। अब दोनों का सेंटर डायपोल में हम कहें कि दोनों चार्जेस को बिल्कुल जाकर के मिला देगा, क्या वो डायपोल रह पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डी जो उसके बीच की डिस्टेंस थी वो क्या होगी, जीरो होगी। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस डी, अगर आप ए कहते हो, एल कहते हो, जो भी कहते हो, वो जीरो होगी। अगर वो जीरो होगी इट मीन्स डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। डायपोल मोमेंट जीरो हो गया तो डायपोल का एग्जिस्टेंस खत्म। और इसके अंदर अगर डायपोल नहीं है तो ये बन गया नॉन पोलर, इसके अंदर कोई पोल नहीं है, ठीक है। बट इन केस ऐसा होता कि यहां न्यूक्लियस है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इन केस किसी भी वजह की वजह से कोई भी हिंड्रेंस आ रहा है, कोई भी पेयर इफेक्ट आ रहा है, इस वजह से अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा मैंने बनाया कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सेंटर यहाँ नहीं आएगा, कुछ साइड में आएगा थोड़ा सा हट करके। इनका जो रिप्रेजेंटेटिव सेंटर आएगा वो सपोज कहीं यहाँ आएगा। अगर यहाँ आ गया इट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, एक डायपोल बन गया, और एक ये आपके पास एटॉमिक लेवल का डिस्टेंस आ जाएगा, सम पिकोमीटर्स काइंड ऑफ डिस्टेंस, जिसमें आप क्या निकाल सकते हो, इसकी डायपोल स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो। तो एक परमानेंट डायपोल मोमेंट इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। क्लियर? ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय अ पोलर सब्सटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय अ नॉन पोलर सब्सटेंस। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इस पे कि पोलर का मतलब क्या है। देखो जहां पे चार्जेस एक दूसरे पे कोइंसाइड ना करें, वेयर सेंटर्स ऑफ चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है। और इसके अंदर कोइंसाइड करते हैं, इसके अंदर ये कोइंसाइड करते हैं। क्लियर? इसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता और इसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट जीरो ही होता है क्योंकि नॉन पोलर है। ओके, अब पोलर का अगर एग्जांपल लो तो आपका एक जाना पहचाना एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक H2O। एक ले लेते हैं, बहुत है। इसके अंदर आप ले सकते हो CO2, ठीक है। ये पोलर हो गया, वो नॉन पोलर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना था, हम तो डाइलेक्ट्रिक सा कुछ पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, कुछ अजीब सा किया था, कंडक्टर दैट कंडक्ट्स। तो अब आप देखो, एक एक करके बात करनी स्टार्ट करता हूँ मैं, पहले पोलर की फिर नॉन पोलर की, जगह यही यूज करेंगे अपने। तो एक एक करके पोलर सब्सटेंस, जो पोलर सब्सटेंस है उसका अगर मैं एक ब्लॉक बना दूं तो आपको ये बताया कि पोलर सब्सटेंस जो है उसके अंदर
छोटे 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 डायपोल्स होंगे, मतलब एक एटम या तो डायपोल की तरह बिहेव करेगा या एक मॉलिक्यूल जो भी है उनका, तो छोटे छोटे डायपोल्स होंगे इसके अंदर, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। बट आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि हर किसी के पास तो डायपोल मोमेंट है, बट ये नेट डायपोल मोमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, समझाता हूँ इसको। बहुत सारे छोटे छोटे डायपोल तो बने हुए हैं हर एटम में, हर मॉलिक्यूल के अंदर, बट जो भी अपने सब्सटेंस लेंगे, क्या उसके अंदर एक ही एटम में एक ही मॉलिक्यूल होगा? नहीं, देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब इतने सारे एटम्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनका जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा उसमें हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो देखो, कोई ऐसे अलाइंड है, कोई इस तरह से अलाइंड है, कोई इस तरह से अलाइंड है, अलग अलग तरीके से अलाइंड है ना। तो इस वजह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव आप मेंशन करोगे, है ना, इसका भी आप ध्यान रखो। तो इस वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट आता है इसका, नेट, वो इसका भी जीरो ही आता है। अभी मैंने कहा था जीरो नहीं आता, वो किसका? एक मॉलिक्यूल का। बट नेट किसी सब्सटेंस का क्या आता है? जीरो ही आता है। और अगर अभी एक जादू करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रख दें, मैं कह रहा हूं ये हेडिंग यहां पे नॉन पोलर बनी हुई, बात पोलर की हो रही है। अगर इस बॉक्स को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, समझो, मैं अब देखो ये दोबारा नहीं बना रहा है वाली चीजें, ये रैंडम पोजीशन के अंदर बनी हुई हैं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली सोचो आप क्या होगा कि पॉजिटिव अगर यहां पे है तो पॉजिटिव किनको खींचना स्टार्ट कर देगा? नेगेटिव को खींचना स्टार्ट कर देगा, और पॉजिटिव वालों को पुश करना स्टार्ट कर देगा। ये दो फोर्सेस लगा रहा है ना, एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन। सेम ये भी लगाएगा क्या? बिल्कुल लगाएगा। ये क्या करेगा? ये भी नेगेटिव वाले को भेजना स्टार्ट कर देगा और पॉजिटिव वाले को खींचना स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव वाले यहाँ से जो दुखी हैं, धक्का लग रहा है, उनको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। नेगेटिव वाले जो वहाँ से दुखी हैं उनको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो ये काम बड़ा जल्दी हो जाएगा और क्या होगा? इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है? रीअरेंजमेंट माने ये डायपोल्स जिस भी रैंडम ओरिएंटेशन में पड़े थे, अब इनको ये रैंडम ओरिएंटेशन छोड़ना पड़ेगा, बात नहीं माननी पड़ेगी। और किस तरह से अरेंज हो जाएंगे ये, कुछ एक मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि इजीली दिख जाए। लाइक 3 इधर बना देते हैं और 3 इधर बना देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर होगा क्या? वही कि इस तरफ नेगेटिव्स अलाइन होंगे और इस तरफ पॉजिटिव अलाइंस होंगे। और देखो, अब इसकी वजह से और इनको एक हेल्प मिलेगी कि नेगेटिव वाले इधर ही आएँ और पॉजिटिव वाले इसे दूर ही जाएं। क्लियर? तो अब आप देखो कि नेट, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। क्या सबका एक ही तरफ है? बिल्कुल सबका एक ही तरफ है। तो नाउ कल्ला कल्ला डायपोल मोमेंट तो पहले भी था, अब भी है, पर पहले नेट डायपोल मोमेंट जीरो था। अब इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हुआ? जीरो नहीं रहा, इसके पास नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है, जीरो नहीं आएगा। अब एक चीज आपके माइंड में आ सकती है कि ये चीज अपने कर क्या रहे हैं, इनका काम कहाँ आएगा? अपने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ कर रहे थे, बट आप अभी फिलहाल के लिए इतना आप देखते चलो कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो आपके दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा। आपको जो सिखाया जा रहा है वो आपको आ रहा है या नहीं, ठीक है? क्या आपको समझ में आया? बस इस पे आप ध्यान दो। इसको क्यों कर रहे हैं, अभी क्यों पे नहीं जाना आपने। पहले अपने इसको, ये जो है ना, ये फ्रेमवर्क है, अपना फ्रेमवर्क बिछा लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे, तब पता चलेगा अपने को कि हाँ, हमें समझना सच में इजी हो गया। तो आपको क्या पता चला इस डिस्कशन से, छोटे डिस्कशन से, कि आपको ये पता चला, छोटी सी डिस्कशन करी जो अपने ने पोलर के लिए, कि वैसे पोलर वाला जो सब्सटेंस है उसके पास इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, but whenever this polar dielectric is placed in an external electric field, then due to that electric field, its atoms, or you can say molecules, aligns themselves in a particular way so that there is a net dipole moment, hence net dipole moment is not zero. Not zero दिखाने का मतलब ये होता है कि उसके पास कुछ है। क्लियर? तो आप ये देखो, आपको ये थोड़ी सी हिंट मिलेगी कि इंसुलेटर था ये, अब इसने कंडक्ट तो नहीं किया, बट इसके अंदर ओरिएंटेशन बदल गया, और ओरिएंटेशन भी बदला तो क्या हुआ? देखो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। देखो, ये दोनों चार्जेस का इफेक्ट तो एक दूसरे की वजह से कैंसिल हो सकता है,
कि यहाँ पे जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव हैं, बट ये वाला जो एंड है ना इसका, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला एंड ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। पर एक और अच्छी बात भी है देखने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसके अंदर कहाँ बना है, पॉजिटिव से नेगेटिव, माने दिस इज आर राइट, दिस इज आर लेफ्ट, तो कहाँ बना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। जो हमने लगाया था वो कहाँ लगाया था, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है। द इंसुलेटर, dielectrics are the insulators that conducts in the form of electric field, in direction opposite to that of applied। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन का कुछ बचा हुआ पार्ट था जो हमने अब कंप्लीट भी कर दिया समझने के बाद में। क्लियर हुई बात। चार्जेस मूव नहीं कर रहे, बट हाँ अपने आप को अलाइन तो कर सकते हैं, अलाइन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो सकता है। क्लियर। तो ये हमने पोलर वाला कंसीडर कर लिया। अब इसी तरह से अपने नॉन पोलर वाला भी समझ लेंगे। अब नॉन पोलर देख लो। नॉन पोलर के लिए थोड़ी सी तैयारी कर दी पहले। नॉन पोलर के अंदर होगा क्या, देखो इसको अपने डायपोल की तरह नहीं बना सकते। इसके अंदर के जो एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस तरह से नहीं बना सकते। अपन इस बार स्फीयर की हेल्प ली है या सर्कल की हेल्प ली है, अपन ऐसे दिखा देते हैं। वैसे तो दिखाना जो पड़ेगा वैसे पड़ेगा कि इसी पॉइंट पे ही नेगेटिव है, इसी पॉइंट पे ही पॉजिटिव है, बट वो दिखाना सही नहीं होगा, यहाँ पे दिखाया नहीं जाएगा। सही तो वही होगा बट दिखाया नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल लेकर के नेगेटिव पॉजिटिव दिखा देते हैं। और इससे आपको ये भी पता चल गया क्या, कि अब हर किसी का ही डायपोल मोमेंट जीरो है। इसका भी जीरो, 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 इसका भी जीरो। जब सबका ही जीरो है तो नेट तो जीरो आएगा ही आएगा, है ना। तो इसके अंदर पिछले वाली तरह से समझने की भी जरूरत नहीं है कि वहाँ पे हर किसी के पास डायपोल मोमेंट होते हुए भी जीरो आ गया था। यहाँ पे तो किसी के पास है ही नहीं, सबकी जेबें खाली हैं, तो मिला के भी जेबें तो खाली ही रहेंगी। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया तो चार्जेस तो इसके पास फिर भी थे। अगर चार्जेस हैं तो चार्जेस पे इंटरेक्शन तो यहाँ भी होगा, और उसी तरीके से सेम उसी बिहेवियर की तरह यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। पिछली बारी क्या हुआ था, क्या वर्ड कहा था मैंने कहा था डायपोल्स रीअरेंज हो गए, क्योंकि डायपोल पहले से थे, अब डायपोल क्रिएट हो जाएंगे, है ना। और सेम मैनर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव किस तरफ, इस तरफ। अब ये वाला पॉजिटिव भी नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा, है ना। इट मीन्स पॉजिटिव वाला दूर हो जाएगा इससे, समझ रहे हो। तो इस एक पॉजिटिव से ये चेंज चलती चली जाएगी और इस नेगेटिव की वजह से ये चेंज स्ट्रेंथ होती हुई चली जाएगी। समझ में आई बात। तो अब क्या हुआ, अब क्योंकि डायपोल्स बन गए और हर किसी डायपोल का डायपोल मोमेंट इस तरफ ही है, इसी तरफ है। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। नंबर वन, पहली बात तो ये कि पी नेट इज नॉट जीरो। ओके। और दूसरी चीज क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पिछली बार की तरह बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये दोनों तो हो सकता है आपस में कैंसिल कर लें, है ना, और क्योंकि हो ही जाएंगे ये, बट यहाँ पे कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे कुछ नेट नेगेटिव चार्ज रहेगा, जो कि बहुत दूर दूर है, अभी आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इंटरनली भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको दिखा ना कि कंडक्ट करने का मतलब क्या होता था, कि जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखते थे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स मोशन करना स्टार्ट कर देते थे। यहाँ पे मोशन करने वाला कोई हिसाब नहीं है। हाँ, अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं लोग, या जो डायपोल नहीं है वो डायपोल बन जाते हैं, जिसकी वजह से खुद के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंडक्ट्स का मतलब क्या था, कंडक्ट्स का मतलब ये था कि जो रिस्पॉन्ड करें। इंसुलेटर में भी कुछ ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं ना, देखो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपको रिस्पॉन्ड कैसे पता चला, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था इसका, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट जीरो। बट जैसे ही एज सुन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, EEF, ये जब अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसके रिस्पॉन्स में डायपोल्स बन भी गए, नेट डायपोल मोमेंट भी क्रिएट हो गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है, जो था इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी क्रिएट हो गया, है ना। मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, लगाने से कुछ चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिस्पॉन्स।
तो रिस्पॉन्स आया, इट मीन्स दे रिस्पॉन्ड्स। कंडक्ट्स का मीनिंग यहाँ पे क्या था, दे रिस्पॉन्ड्स, द इंसुलेटर दैट रिस्पॉन्ड्स। ओके, और हमें पता चला इस डिस्कशन से कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पोलर वाले कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉन पोलर वाले कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो नाउ वी आर डन विद दैट हाउ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक बिहेव्स, हाउ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बिहेव्स। तो हमने देख लिया पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब रखते हैं तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, किस फॉर्म में रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से वो कंडक्ट करता है, इंसुलेटर होते हुए भी कंडक्ट कैसे करता है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये डाइलेक्ट्रिक। ओके, अब इसी के अंदर कुछ एक टर्म सीखते हैं। देर आर टू टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर वन इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नंबर वन इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज़ है अभी, स्ट्रेंथ मैंने तो स्ट्रेंथ होती ताकत, कुछ पावर, है ना। डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक की ताकत। देखो, आपने अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बना रहा है, ठीक है। एक तरह से ये इस फील्ड का अपोज तो कर रहा है। आप अगर यहाँ पे ये देखो, लेट मी रेज दिस, कि आपने जो फील्ड लगाया था दैट इज ई वेक्टर, और वी कैन से ई नोट वेक्टर, क्योंकि तब उस केस में वैक्यूम थी इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और नोट वाला वर्ड अपने वैक्यूम के लिए यूज करते हैं मोस्टली, इस बारी भी कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू दैट आपने ई नोट फील्ड लगाया, तो एक फील्ड इसने बना लिया ई पी। इसको मैं पी क्यों कह रहा हूं, डी क्यों नहीं कह रहा, डी कहना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक है। बट इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो एक्चुअली व्हाट यू हैव रेड इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कैसे पोलराइज हो जाता है। अब देखो, हमने क्या बात की थी कि डाइलेक्ट्रिक पोलर और नॉन पोलर हो सकता है, उसके अंदर के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं। बट पूरा डाइलेक्ट्रिक नेट डायपोल मोमेंट दोनों केस में जीरो था। बट इस केस में इस पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दो पोल्स बन चुके हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो हमें कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ना वो पोलराइज हो चुकी है। सो दिस प्रोसेस, whether we were discussing about polar, whether we are discussing about non-polar, दोनों केस में क्या हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज्ड हो गई है। क्लियर। तो इस प्रोसेस को क्योंकि पोलराइजेशन कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका कहलाएगा, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। क्लियर। तो आपने जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो क्या था, ई नोट, वेक्टर भी छोड़ दो आप, चलो कोई नहीं, आपने डायरेक्शन तो दिखाई रखी है। आपने जब फील्ड लगाया ई नोट था, आपने एक स्लैब डाली, उसमें क्या हुआ, उसमें नेगेटिव नेगेटिव इधर हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव उधर हो गए, इंटरनल चार्जेस कैंसिल हो गए, नेगेटिव इधर रहा, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव उधर रहा, है ना। तो अब उसकी वजह से एक इंटरनल फील्ड पोलराइजेशन की वजह से यहां बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगर अपन देखें तो नेट फील्ड अगर ई की बात करें, यहां पे ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड माने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना होगा, वेरी सिंपल आंसर, ई नोट माइनस ई पी, ये बनेगा भाई, ये बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका कैसा बिहेवियर है, पोलराइजेशन क्या है, ये सारी कैटेगरीज हमने पढ़ ली। देखो, बिना किसी मेजर हेडिंग के अंदर हमने बहुत सारी हेडिंग्स कवर कर ली हैं, ठीक है, बहुत सारी हेडिंग कवर कर ली है। आई थिंक अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा अब्रप्ट हो गया है ये, कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आपने पढ़ा दिया, वो तो समझ में आया, बट ये कौन सी हेडिंग है, तो हम जब इसको कंक्लूड करेंगे, इस सेशन को जो भी हम इसमें सारा करेंगे, जब कंक्लूड करेंगे तो कुछ एक हेडिंग्स आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा। सो नॉट टू वरी, आप सिर्फ समझने में ध्यान दो कि जो इतनी सी बात कराई ये आपको इतनी समझ में आई या नहीं आई, आगे बस आपका काम खत्म। आपको नहीं सोचा था कि ये किस हेडिंग में आएगा, कहाँ आएगा, वो सब मेरी ड्यूटी, मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी लिख करके आनी है। क्लियर। सो अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, देखो, डाइलेक्ट्रिक की ताकत, मतलब डाइलेक्ट्रिक की कुछ बात है और उसी की कुछ ताकत है। तो उसके लिए पहले आपको एक फिनोमिना सीखना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से पहले डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, लो जी, अभी एक तो समझाया नहीं, दूसरा और लाके खड़ा कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, अब ये भी डाइलेक्ट्रिक ही है। ब्रेकडाउन मतलब आजकल जो फेमस वर्ड है दैट इज लॉकडाउन, बट दिस इज ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मीन्स टूटना,
तोड़ देना, टूटना किसी का, है ना, ब्रेक डाउन, जस्ट लाइक दैट। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, लाइक आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ, इसके अंदर के जो ये डायपोल्स हैं अलाइन हो गए। अब ये अगर अलाइन हो चुके हैं, अब आप क्या करते हो, इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन प्लेट्स के चार्जेस को बढ़ा देते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, क्या होगा, इस पे इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। अब इसके चार्ज ज़्यादा इस तरह की तरफ आना चाहेंगे, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले ज़्यादा उधर तक जाना चाहेंगे, है ना, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इनके मोशन की। अगर ऐसा अपने कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारे चार्जेस जो है ना, ये जो डायपोल बना था, सिंगल था ये, नॉन पोलर था, नॉन पोलर से डायपोल बना था, तो ये डायपोल भी नहीं बनेगा। अब ये चार्जेस एस्केप कर जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जब वो शेल छोड़ करके निकल लेंगे बाहर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। बट ये किस वजह से हुए, इनको बोलते हैं फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुए। ये अपनी आप एमिशन नहीं हुआ इनका, जैसे अपने फ्री चार्जेस किया था ना कंडक्टर में, तो ऑटोमेटिकली ये फ्री थे, बट अब इनको जबरदस्ती निकलवाया गया बाहर। क्यों, क्या जबरदस्ती हुई इनके साथ, क्योंकि इनके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया वो इतना तेज कर दिया कि चार्जेस आर पुल्ड आउट ऑफ देयर शेल्स एंड नाउ दिस विल बिहेव लाइक जस्ट लाइक अ कंडक्टर। बट क्योंकि इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगी तो ये सही चीज़ नहीं है। इसको अपन बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मीन्स इसको आप समझाओगे कैसे, इसको आप बोलोगे कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस ए डाइलेक्ट्रिक गोज ऑन इंक्रीजिंग, then a stage will come where all the charges escape and the dielectric slab starts behaving like a conductor. This situation is called dielectric breakdown. Got it? सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आपको शायद थोड़ा सा रिलेशन इससे मिलाओ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, कि ये टूटने से पहले कितना दर्द झेल गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि इसके पास इतना प्रेशर डाला, इतना डाला। अब प्रेशर का मतलब हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया और बढ़ाया। अब जब बढ़ाते जा रहे हो तो एक पॉइंट हमने कहा अ स्टेज विल कम आफ्टर दैट, तो दैट स्टेज से पहले तक, दैट स्टेज एक पीक बन गई ना, एक पीक बन गई, उस पीक से पहले तक सारा इलेक्ट्रिक फील्ड झेल रहा था, उसके बाद में मतलब उतनी स्टेज भी अगर आ गई कभी या उससे बाद में, ये हमेशा टूट जाएगा। तो जो वो पीक वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहाँ तक ये टूटा नहीं, मतलब बाउंड्री वैल्यू, जिसके पीछे ये टूटता नहीं, जिसके आगे ये बचता नहीं, वो पीक वैल्यू दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी से भी रिलेट कर सकते हो आप इसको, कि किसी के पास टेंशन आ रही है और किसी ने आपको बहुत बारी परेशान किया, एक बारी परेशान किया, 2 बारी किया, 3 बारी किया, 4 बारी किया, 6, 7, 10 बारी तक आपने टैकल कर लिया, 11वीं बारी तो खाएगा वो, है ना। अब मतलब 12 बारी परेशान करेगा, 13-14 बारी तो खाना ही खाना, 7-8 तक शायद बच सकता है ना। हमारे केस में दिस डिपेंड्स ऑन द पर्सन, दिस डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आवर मूड, बट यहाँ पे फिक्स है कि अगर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होल्ड करने का पावर है तो उतना ही है, उसमें कोई आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। दैट इज़ द वन पॉइंट। अच्छा, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी बुक के अंदर टेबल बना हुआ प्रॉपर, जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको हर चीज़ की दे रखी है, बट ये भी मेंशन है कि आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एयर की बात करें तो एयर के लिए होता है ये 3m। 3m माने 3 मिलियन? नो, इट मीन्स 3 × 10⁻⁶। हम साइंस वाले लोग हैं तो हम m मतलब मिलियन नहीं समझते, m मतलब मेगा। 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज वोल्ट पर मीटर। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क में कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट कैन यू सजेस्ट वोल्ट पर मीटर कहां से होगी? सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बताई थी, न्यूटन पर कूलम होती है, तो वोल्ट पर मीटर कैसे होगी? सी, आपने ये भी देखा था E = ग्रेड V, और एक न्यूमेरिकल में भी हमने किया था इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, E = V/R, है ना। और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है, बहुत बार यूज़ होगी, कैपेसिटर में भी बहुत यूज़ होगी। तो E = V/R होता है। कैसे? E = KQ/R², V = KQ/R। तो V के डिनोमिनेटर में एक और R दे दो तो वो E ही तो बन जाएगा। तो इसकी यूनिट वोल्ट, इसकी यूनिट मीटर, सो इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आप न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हो, वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हो, एब्सोल्युटली फाइन। बट
अगर आप मुझे कहो कि सर आई हैव टू पिक ओनली वन, कौन सी पिक करूं, तो आई विल सजेस्ट वोल्ट पर मीटर। ओके फाइन। तो ये एक वैल्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर की। क्या ये याद रखने की ज़रूरत है इसलिए शेयर की? नहीं, जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि एयर की मैंने याद रखी हुई है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ऐसा कुछ होता है। ओके, कई जगह पे मिलीमीटर दे रखा होता है तो ये 10⁻3 हो जाएगी। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, किस तरह की बात चल रही है। तो अब तक हमने क्या देखा? व्हाट इज अ कंडक्टर, व्हाट इज एन इंसुलेटर, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दे गॉट पोलराइज्ड, हाउ दे गॉट पोलराइज्ड, देन व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन रहेगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होगी? बेसिकली बात करें तो एक मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता। देखो इसकी हेल्प मिल जाएगी अपने को, है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस अ डाइलेक्ट्रिक विच कैन विथस्टैंड, या थोड़ा और इजी करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस अ डाइलेक्ट्रिक वेयर इट डजेंट अंडरगो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना। आप इसको थोड़ा और करेक्ट भी कर सकते हो। आई थिंक इसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता है, एनरिच किया जा सकता है ग्रामेटिकली, बट फिजिकली इट इज़ वेरी मच फाइन, ठीक है। और एक और चीज़ आप याद रखो कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन दिस इज अ प्रोसेस, बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इट इज़ अ वैल्यू। इसकी क्या वैल्यू होगी? डजेंट मेक एनी सेंस। इस प्रोसेस के अंदर एक वैल्यू आएगी, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, है ना। तो ये कुछ एक बातें हमको दिमाग में रखनी है, और बहुत ईजी चीज़ें हैं सारी की सारी, ताकि बहुत इजीली आपको बताया भी है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं हम इसके बाद कुछ और चीज़ों की तरफ।